बताइए, रांची में चुनाव की आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम पूरी तरह से यहाँ की 14 सीट जो लोकसभा की सीट है वो जीतने की तैयारी में हैं। जिस प्रकार से उत्साह है पूरे देश में, वैसा ही उत्साह झारखंड में भी। और झारखंड में हम पिछली बार भी 12 लोकसभा की सीट, 11 भाजपा और एक हमारे जो साथी पार्टनर हैं उनका मिलाकर के 12 सीट हम जीते थे। इस बार हम 14 की 14 सीट को जीतने के लिए संकल्पित हैं। और जो वातावरण है, एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां, उनके 10 वर्षों के काम, और दूसरी तरफ जो यहाँ ठगबंधन की सरकार है, जो इंडी अलायंस का, जिसमें कि झामुमो, कांग्रेस, राजद, जो शुरू से झारखंड विरोधी रहे हैं, विकास विरोधी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के आंदोलन को अपमानित किया, बेचा, खरीदा, किसी ने लाश पर बनने की बात कही, ये सारे लोग, और फिर इनके जो पिछले 5 साल से जो हिस्ट्री है, जो भ्रष्टाचार का यहाँ बोलबाला हुआ है, जिस प्रकार से खान खनिज की लूट हुई है, जिस प्रकार से युवाओं को छला गया है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से यहाँ किसानों को छला गया है, ये सारे मुद्दे जनता के संज्ञान में हैं। और जनता इसके दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। हम प्रचार अभियान हमारा धीरे धीरे तेज हो रहा है। हमारे प्रथम चरण में यहाँ के जो चौथा चरण है उसके नामांकन हो गए हैं और 5वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे नेताओं का दौरा हो रहा है। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी आए। ये बताइए कि जो हेमंत सोरेन जेल गए हैं या जेल में हैं, बेल की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया है, उसका आपको कितना फ़ायदा होगा या उसका नुकसान होगा? लोगों में सहानुभूति होगी? देखिए, सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक पूरे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सहानुभूति है, लेकिन जनता ये बात को समझ रही है कि जिस आदिवासी की बात वो करते हैं, जो आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं और वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आदिवासी को छला गया, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने खुद सीएम रहते हुए जितनी ज़मीनें छीनी है वो आदिवासियों की ज़मीन छीनी है। जितनी वो मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए, शासन का दुरुपयोग करते हुए जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस सब के में अधिकांश रूप से आप देखेंगे कि आदिवासी प्रभावित हुए हैं, दलित प्रभावित हुए हैं। तो वो जो समाज है वो इस बात को समझ गया है कि आदिवासी केवल ये कहते हैं, लेकिन आदिवासी के प्रति इनको कोई चिंता नहीं है। एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में कहते हैं मोदी की गारंटी, तो वो आरएसएस की गारंटी या बीजेपी की गारंटी की बात नहीं करते, वो एक इंडिविजुअल गारंटी की बात करते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो पार्टी से और संगठन से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं? नहीं, जब मोदी की गारंटी होती है तो वो संगठन की गारंटी होती है, क्योंकि संगठन का ही नेतृत्व मोदी जी के हाथों में है। इसलिए मोदी की गारंटी कोई एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये व्यक्तिवादी संगठन नहीं है। मोदी एक उसके आप कहा जाए कि उसके नेतृत्व करता है। इसलिए आज अगर बात होती है तो मोदी की गारंटी होती है, लेकिन उसके पीछे वो संगठन की ही गारंटी है। लेकिन चूंकि वो हमारे नेता हैं, तो नेता को जिस प्रकार से जनता के बीच में विश्वास भरना है, वो विश्वास वो भरने में सफल हुए हैं। और उनको ये कहने की आवश्यकता है कि हाँ, ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि नेतृत्व जो है वो मोदी कर रहे हैं। एक सवाल और है कि इस समय देश में, ये आपकी पार्टी भी मानती है, कई जगह पार्टी ने भी कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है और जो आर्थिक विकास है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, इसलिए 2047 की बात की जा रही है बार बार। और तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, उसका कितना असर होगा? नहीं, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है कि कोरोना के काल में भी आप देखेंगे कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई है और
लोगों को इसको ठीक करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में जहाँ 11वें स्थान पर थी, वहाँ हम 5वें स्थान पर पहुँच गए। तो जब तक हम, अगर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे मजबूत थोड़ी हुई है, यदि हम विकास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ निवेश नहीं होगा, तो ये व्यवस्था कैसे होती है। विश्व के जो अच्छे संगठन हैं, उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबी तो दूर हो रही है यहाँ पे। देखिए आप 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, ये अपने आप में इसको एक उपलब्धि भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों की हालत इतनी खराब है कि वो 5 किलो राशन पे जिंदा है। तो इसको देश की उपलब्धि किस रूप में आप देखते हैं? ये एक प्रकार से ये कह के हम, यदि विपक्ष इसको उठाता है तो गरीबों का अपमान करता है। देखिए, ये वैसे लोग हैं जिनको आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, जो एक तो विकास की मुख्य धारा से कटे थे, उनके पास जो वास्तविक सुविधा पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची थी। अब धीरे धीरे आप उनके पास, हम घर पहुंचा रहे हैं, हम पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, हम उनको शौचालय पहुंचा रहे हैं, उनको गैस चूल्हा दे रहे हैं। जो सुविधा एक बड़े लोगों के पास होती थी, वो सुविधाएं उनके पास पहुंच रही है, उनके जीवन स्तर बदलाव आ रहा है उसमें, तो उनको थोड़ा हम और बल दे रहे हैं। आप देखेंगे वो जो कुछ कमाते हैं, उनको आयुष्मान भारत के कारण उनको इलाज में खर्च नहीं करना पड़ रहा है। अब हम राशन दे देते हैं तो उनको चावल नहीं खरीदना पड़ता है, उनको अनाज नहीं खरीदना पड़ रहा है। इसके कारण वो क्या है, उनको घर बनाने की चिंता हम समाप्त कर रहे हैं। तो इसके कारण वो जो अर्न करते हैं अपनी, उसका वो सदुपयोग कर पाएंगे, उसको वो बाल बच्चे की पढ़ाई में लगा सकते हैं, अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा और बल देने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे तक बढ़ाया कि हम इसको और सपोर्ट करें। इनकी जो अपनी कमाई है वो तो ठीक है, चल रही है, ये गरीबी रेखा से अगर बाहर आ भी गए हैं तो हम इनको थोड़ा सपोर्ट करें। और हमारा अनाज है, हमारे यहाँ अन्न का उत्पादन होता है, जो उत्पादन करता है उसी को तो हम दे रहे हैं। जी, अच्छा, एक अब हम थोड़ा स्थानीय मुद्दे पे आते हैं। यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है और वो अच्छा बुरा काम कैसा कर रही है इसका आकलन आप लोग, विपक्ष बेहतर कर सकता है। तो बीजेपी का एजेंडा क्या है इस चुनाव में? आप क्या कहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, बीजेपी का एजेंडा एकदम स्पष्ट है, विकास और भ्रष्टाचार का समूल नाश। और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको हम सत्ता से दूर कैसे करें, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन आपकी पार्टी पर बहुत सारे नेताओं पे महिलाओं के असम्मान का आरोप भी लगा है और कुछ और भी खबरें बीच में आई हैं कर्नाटक से और दूसरी जगह से। इसका कोई असर पार्टी और चुनाव पे नहीं होगा? देखिए, सबके लिए कानून बराबर है, और जिनके ऊपर भी अगर कोई आरोप लगा है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, और कर रहा है कानून। इसलिए हमारे यहाँ किसी को कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसे झारखंड में आप देखेंगे तो ऐसा किसी के ऊपर कहीं कोई आरोप ऐसा नहीं लगा है। जितने भी इस प्रकार के आरोप लगने वाले लोग हैं, आप चले जाएं गोड्डा, वहाँ जो जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है उनका क्या रिकॉर्ड है, वो महिलाओं का अपमान करने का ही रिकॉर्ड है उनका, जिनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदाचारिता में और पारदर्शिता में और ये सब में विश्वास करती है, और हम नीति सिद्धांत पर चलते हुए जनता के बीच में जाते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और उसी रास्ते पर चल के हम सत्ता को सेवा के रूप में हम लेते हैं। हम राजनीति हमारा माध्यम है सेवा के लिए, जो समाज की हमें सेवा जो करनी है उसके लिए हम राजनीति करते हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। चुनाव के पहले ये नारा बहुत गूंज रहा था, और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो संगठन के लोग हैं वो भी इस नारे को बड़े जोर शोर से कह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के 2 चरण गुजर गए हैं, तीसरा चरण होने वाला है, तो ये नारा थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, कोई कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, अब काम कर रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, उपलब्धियों को बता रहे हैं, राज्य सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं,
इसलिए नारा आज भी है, वही संकल्प है, 400 पार ये हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। उसमें झारखंड की 14 सीट भी शामिल है। देखिए मोदी जी इस समय मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अकलियत के लोगों को बांट दिया जाएगा, कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो इसमें आपको लगता है कि अकलियत का कोई भी वोट आपको मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, वोट मिलने और नहीं मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। ये कांग्रेस ने ही तुष्टीकरण की बात की है और जब कांग्रेस बात करती है तो जनता को बताना हमारा फर्ज है। कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो सनातन को गाली देने की बात है, जो सनातन को आज भी लोग गाली दे रहे हैं, ये क्या बताता है? उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। न कांग्रेस का लीडरशिप बोलता है, न उनके सहयोगी दल जो है उनके साथ वे लोग बोलते हैं। तो आखिर क्या बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा जो समुदाय है इस देश में, क्या उसको गाली दिया जाए? तो ये आप बताएं, कोई भी योजना में, केंद्र सरकार की किसी भी योजना में, मोदी सरकार की किसी योजना में धर्म और जाति देख करके दिया गया हो? आप हिंदू मुसलमान सबको, जो गरीब हैं, मोदी जी ने कहा है कि एक ही जाति है, वो गरीब जाति है और गरीब का कल्याण होना चाहिए। उसमें मुसलमान होगा, ईसाई होगा, कोई भी होगा। आप देखें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो या अनाज वितरण की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसने आवेदन दिया, उससे ये नहीं पूछा गया कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो। इसलिए ये कहना कि हम उनके विरोध में बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं। 10 साल में कभी ये बात नहीं हुई, न हमारे स्वभाव में है, न संस्कार में है, न हमारे सरकार में ऐसा है। चलिए, आपने हमें वक्त दिया। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com को आपको बहुत बहुत धन्यवाद।